हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैंने राजनीति विज्ञान जो कि माइनर या वैकल्पिक विषय है, जिसमें भारत में राज्यों की राजनीति बीए तृतीय वर्ष का कोर्स है, और ये मैंने पहले भी कंप्लीट करा चुकी हूँ और वो अलग अलग वीडियोस में मैंने कंप्लीट कराया है। बट फिर भी हमारा पेपर है, इस वजह से हम फिर से इसको रिवाइज़ करने वाले हैं। और जिसे भी डाउट होना कि ये 2025 की 20 है, तो नहीं, ये 2026 की 20 है, 20 प्रश्न है। और जिसे भी जो डाउट हो इसके बारे में, वो मुझे कमेंट में करके बताना, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी। तो ये है माइनर भारत में राज्यों की राजनीति बीए तृतीय वर्ष, नया पाठ्यक्रम है भारत में राज्यों की राजनीति। और इकाई, इसमें कुल 5 इकाइयाँ हैं, ठीक है, जिसके टॉपिक या जिसके मेन टॉपिक या क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। वो है स्वतंत्रता के बाद राज्य का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर की केस स्टडी। इकाई 2 में है औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयाँ, राज्यों का पुनर्गठन, मुद्दे और दृष्टिकोण, भाषा, धर्म और पहचान संरचनाएँ। इकाई 3 में है क्षेत्रीय पहचान, रुचियाँ और आकांक्षाएँ। और सेकंड पॉइंट है जाति और समुदाय ध्रुवीकरण, दलीय राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दे जैसे धर्मनिरपेक्षता, संप्रदायवाद और अल्पसंख्यकों की राजनीति। कृषि राजनीति, इकाई 4 में हम देखने वाले हैं पार्टी की राजनीति और गठबंधन सरकार, केंद्र राज्य संबंधों में मुद्दे और रुझान, केंद्र राज्य संबंधों के खिलाफ राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका। इकाई 5 में हम देखने वाले हैं अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय विवाद, लोक कल्याणकारी नीतियों का कार्यान्वयन जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और अधिकारिता नीतियाँ, ठीक है। और ये तो पता है कि सीसी में हमें 30 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारा पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, 3 घंटे का टाइम देते हैं। अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वगैरह प्रश्न आते हैं। और ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि अभी जो मेजर का पेपर हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के, तो उसमें भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगते हैं कि नहीं पेपर में आ सकते हैं, और ऐसा भी लगता है कि अगर ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो भी उसमें कवर हो सकता है, तो भी हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकाई 1 की बारी है, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहले, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की राजनीति में राज्यों के पुनर्गठन के ऐतिहासिक विकास पर एक लेख लिखिए, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। भारत राज्यों की राजनीति, पृष्ठभूमि अथवा ऐतिहासिक विकास। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश प्रांतों का पृथक प्रशासनिक व्यवस्था थी तथा देसी रियासतों का पृथक अस्तित्व था, किंतु देसी रियासतों पर भी ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरिता की स्थिति प्राप्त थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत देसी रियासतों पर ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य एवं उस तिथि तक लागू समस्त संधियों एवं समझौतों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार भारतीय रियासतें पूर्णतया स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्रोत्तर भारत में राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रोत्तर भारत में राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न अत्यंत संघवाद को अपना लक्ष्य बनाया। संघवाद के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राज्यों का निम्नलिखित आधार पर पुनर्गठन किया गया। फर्स्ट पॉइंट है ए श्रेणी के राज्य। इस श्रेणी में भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों को सम्मिलित किया गया। ये ए श्रेणी के राज्य इस प्रकार थे: पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मद्रास। ब श्रेणी के राज्य सन 1947 से पूर्व कुछ ऐसे क्षेत्र तथा देशी रियासतें थीं जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा
शासित थी। इन्हें 20 श्रेणी के राज्य कहा गया। ये क्षेत्र एवं रियासतें थी जम्मू कश्मीर, पटियाला व पूर्व पंजाब की रियासतें का संघ, सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रांत, ट्रावनकोर, हैदराबाद, मैसूर, विंध्य प्रदेश एवं कोचीन। थर्ड पॉइंट है हमारा सी श्रेणी के राज्य। सी श्रेणी में निम्नलिखित राज्यों को सम्मिलित किया गया: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, भोपाल, बिलासपुर, अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, कच्छ, त्रिपुरा एवं मणिपुर। इन राज्यों का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन के अधीन या तथा मुख्य आयुक्त अथवा उपराज्यपाल इनका शासन चलाते थे। पॉइंट 4 है डी श्रेणी के राज्य। इसमें अंडमान व निकोबार द्वीपों को सम्मिलित किया गया था तथा केंद्रीय सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनका शासन चलाती थी। राज्यों का उपयुक्त आधार पर किया गया पुनर्गठन संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इन राज्यों में आकार, जनसंख्या एवं आर्थिक आधार पर व्यापक विषमता विद्यमान थी। कतिपय विशाल राज्यों तथा मुंबई व चेन्नई में बहुभाषा भाषी होने के कारण भी समस्या उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने जोर पकड़ा बलवती हुई। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कोई नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भी इस प्रकार की मांगे की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कोई नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भी इस प्रकार की मांगे की जाती रही। उदाहरणार्थ सन 1905 में बंगाल का विभाजन भाषाई आधार पर किया गया। यद्यपि आंतरिक रूप से इस विभाजन के लिए अंग्रेजों की फूट डालो व शासन करो की नीति उत्तरदायी थी, लेकिन बाह्य रूप से यह विभाजन भाषाई आधार पर ही किया गया था। सन 1931 में इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग ने भी भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग पर जोर दिया। इससे पूर्व सन 1927 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन का समय आ गया है। सन 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी इसका समर्थन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त करके एकीकरण का प्रयास किया गया, किंतु शीघ्र ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। स्वतंत्रता से पूर्व ही इस प्रश्न के समाधान हेतु दर आयोग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य यह जांच करना था कि दक्षिणी भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कहां तक उचित है। आयोग ने यद्यपि राज्यों के पुनर्गठन की मांग को तो उचित ठहराया, लेकिन भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग का विरोध किया। इस 4 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश S.K. दर थे। दर आयोग के निर्णयों की जांच हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति JVP समिति का गठन किया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत किया, किंतु साथ ही यह स्वीकार किया कि यदि जनता पुनः इस मांग को उठाती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। JVP समिति की रिपोर्ट के पश्चात मद्रास के तेलुगु भाषियों ने श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ कर दिया तथा 56 दिन के आमरण अनशन के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई। इससे आंदोलन में तीव्रता आना स्वाभाविक ही था। अंततः 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया।
राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात अन्य राज्यों द्वारा भी इस प्रकार की मांग उठाई गई। परिणाम स्वरूप सन 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष अफजल अली थे तथा अन्य सदस्य सरदार के.एम. पणिक्कर एवं पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। भारत सरकार के निर्देश पर इस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का व्यापक अध्ययन किया तथा 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई एवं संस्कृति आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। पुनर्गठन का कोई अकेला मापदंड नहीं हो सकता। आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित थी। फर्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा एवं दक्षता की दृष्टि से भाषाई सजातीयता को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही अन्य पक्षों को की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, एक भाषा एवं राज्य के सिद्धांत को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इससे भाषाई सजातीयता के नियम की अवहेलना होती है। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत अव्यावहारिक भी है, क्योंकि एक भाषा के बोलने वाले एक से अधिक प्रांतों में भी हो सकते हैं, जबकि एक ही प्रांत में विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले हो सकते हैं। एक भाषा भाषी राज्य में विभिन्न भाषा भाषी समूहों की शैक्षणिक, संचार संबंधी एवं सांस्कृतिक आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। पृथक देश के विचार को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पृथकवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए, तभी राष्ट्रीय नीतियों को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर दृष्टि रखते हुए किया जाना चाहिए। ए, बी तथा सी श्रेणियों में विभक्त राज्यों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर भारतीय संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभक्त किया जाना चाहिए। ये तो जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के गठन हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का गठन भारतीय संघ के तहत किया गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई। संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीय संघ के संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण करने हेतु भारतीय संघ के संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राथमिकताओं पर विचार मंथन हुआ। संविधान का ड्राफ्टिंग। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें भारतीय संघ के संविधान के मूल सिद्धांतों और विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया। संविधान की स्वीकृति। संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति देने के पश्चात इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संचालन में लागू किया गया, जिससे भारत गणराज्य की स्थापना हुई। संविधान की स्वीकृति। संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति देने के पश्चात इसे 26 जनवरी 1950 को संचालन में लागू किया गया, जिससे भारत गणराज्य की स्थापना हुई। राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया। यह विभाजन प्राकृतिक भूगोल, जनसंख्या, भाषा, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं तथा अन्य सामाजिक मापदंडों पर आधारित था। राज्यों के संघ। भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों को संघ के सदस्य राज्यों के रूप में शामिल किया गया और उनका संघ के संविधान के अनुसार संचालन किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का गठन हुआ और एक संघ बनाया गया, जिसमें संविधान के माध्यम से भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को अपने संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार होते हैं और संघ तथा राज्यों के भी संवैधानिक संबंध होते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात
राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के पश्चात सभी दृष्टिकोणों से विचार मंथन के पश्चात नए भारतीय राज्यों का गठन हुआ। इसके लिए भारतीय संघ का निर्माण किया गया और भारतीय संघ का संविधान निर्माण किया गया। यह गठन निम्नलिखित प्रमुख प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। फर्स्ट पॉइंट है संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों के नेताओं ने भारतीय संघ का संविधान तैयार करने का कार्य किया। संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के मुद्दों पर चर्चा हुई। सेकंड पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। संविधान निर्माण के पूर्व संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई, जिसमें भारत का मौलिक ढांचा, मूल अधिकार और शासन के सिद्धांतों व विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया। संविधान की स्वीकृति। संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संचालन में लागू हुआ, जिसके साथ ही भारत गणराज्य की स्थापना संपन्न हुई। राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को राज्यों में विभाजित किया गया। इन राज्यों की भूमि, भाषा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अन्य अनेक मापदंडों के आधार पर गठित किया गया। पहले भारत में ब्रिटिश राज के दौरान अलग अलग प्रांतों का विभाजन हुआ था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का साथ दिया था। इसके बाद इन प्रांतों को राज्यों में व्यवस्थित तरीके से संगठित किया गया और इसके बाद इन प्रांतों को राज्यों में व्यवस्थित तरीके से संगठित किया गया और उन्हें स्वतंत्रता के बाद के भारतीय गणराज्य के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। इससे भारत का संपूर्ण नक्शा बन गया, जो हमें आज भी जानने को मिलता है, जिसमें राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण का काम किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारतीय राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ। इसके हम मेन पॉइंट पढ़ लेंगे। भारतीय राज्यों का एकीकरण संविधान, संघीय तंत्र के माध्यम से, संघ तथा राज्यों के बीच संबंध के माध्यम से, नियंत्रण तथा सहयोग, संघीय तंत्र के तहत राज्यों के विवादों का समाधान। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राज्यों का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न हुआ। स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन, राज्यों का गठन, संघ की स्थापना, संविधान का निर्माण, संविधान की स्वीकृति और पूर्णतः संचालन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूनागढ़ का भारत में विलय को समझाइए। जूनागढ़ का विलय। फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत, जो अब भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, जिसको पाकिस्तान डोमिनियन के साथ उसके विलय और जनमत संग्रह के विवाद के बाद भारत संघ में मिला लिया गया था। 1947 में ब्रिटिश भारत की आज़ादी और विभाजन तक जूनागढ़ ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य के तहत एक रियासत थी। कोई इस पर नवाब मोहम्मद महावत खान जी का मुस्लिम शासन था, जिसके पूर्वजों ने लगभग 200 वर्षों तक जूनागढ़ और छोटी रियासतों पर शासन किया था। इसके पास 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों, भारत संघ और पाकिस्तान में से एक में शामिल होने का विकल्प था। नवाब ने फैसला किया कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। इससे राज्य के कई लोग नाराज़ थे, जिनमें से अधिकांश लगभग 80% हिंदू थे। नवाब 15 अगस्त 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह के विरुद्ध यह तर्क देते हुए कि जूनागढ़ समुद्र के रास्ते पाकिस्तान में शामिल हुआ, पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो गए। बावरियावाद की रियासत और मांगरोल के शेख ने जूनागढ़ से स्वतंत्रता और भारत में विलय का दावा करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि मांगरोल के शेख ने अगले ही दिन भारत में अपना विलय वापस ले लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने विलय पत्र को स्वीकार करने के लिए 1 महीने तक इंतज़ार किया। जब 16 सितंबर को पाकिस्तान ने नवाब के विलय पत्र को स्वीकार कर लिया, तो भारत सरकार नाराज़ हो गई कि जिन्ना जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर सकते हैं। उनके इस तर्क
उनके इस तर्क के बावजूद कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते, नेहरू ने भारत की स्थिति यह रखी कि भारत जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को स्वीकार नहीं करता। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने की अनुमति दी गई तो इससे गुजरात में पहले से ही पनप रहा सांप्रदायिक तनाव और बढ़ जाएगा। जूनागढ़ रियासत अपनी सभी भूमि सीमाओं पर भारत से घिरी हुई थी, जिसका निकास अरब सागर तक था। जूनागढ़ में अस्थिर परिस्थितियों के कारण भारत के साथ सभी प्रकार का व्यापार बंद हो गया और विभाजन की स्थिति अनिश्चित हो गई। क्षेत्र के संकटग्रस्त होने पर अपनी जान बचाने हेतु नवाब को अपने परिवार और अपने अनुयायियों के साथ कराची भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वहां उन्होंने एक अस्थायी सरकार बना ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को विलय की अपनी स्वीकृति को पलटने और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने के लिए समय देने की पेशकश की। इस बीच नवाब के फैसले के खिलाफ क्षेत्रीय क्षेत्रों और बम्बई जैसे प्रमुख शहरों में तनाव बढ़ रहा था। सौराष्ट्र और जूनागढ़ से संबंधित 25 से 30 हज़ार लोग जूनागढ़ को नवाब के शासन से मुक्त करने की घोषणा करते हुए बम्बई में एकत्र हुए। सामल दास गांधी ने जूनागढ़ के लोगों की एक निर्वासित सरकार आरजी हुकूमत का गठन किया। आखिरकार पटेल ने जूनागढ़ की 3 रियासतों पर जबरन कब्जा करने का आदेश दिया। जूनागढ़ की राज्य सरकार दयनीय आर्थिक स्थिति और भारतीय सेना का विरोध करने के लिए ताकतों की कमी का सामना कर रही थी, इसलिए उसने भारत सरकार को नियंत्रित लेने के लिए आमंत्रित किया। दिसंबर में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 99.95% लोगों ने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना। विद्वानों ने देखा कि भारत ने जूनागढ़ पर बलपूर्वक कब्जा किया था। विद्वानों ने इस कब्जे को भारतीय राज्य द्वारा रियासतों के शासकों को विलय के लिए मजबूर करने या धमकाने के एक व्यापक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देखा। परिग्रहण का दस्तावेज, अनंतिम सरकार, आरजी हुकूमत और नाकेबंदी और भारत पर कब्जा। नेहरू ने लियाकत अली खां को टेलीग्राम किया। जूनागढ़ के प्रधानमंत्री जूनागढ़ दीवान द्वारा बताई गई विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र राजकोट में हमारे क्षेत्रीय आयुक्त ने जूनागढ़ प्रशासन का अस्थायी प्रभार ले लिया है। ऐसे अव्यवस्था और परिणामी अराजकता से बचने के लिए किया गया था। हालांकि हमें इस व्यवस्था को जारी रखने की कोई इच्छा नहीं है और हम जूनागढ़ के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप शीघ्र समाधान खोजना चाहते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि अंतिम निर्णय जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना चाहिए। हमें आपकी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र अपनी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रश्न और जूनागढ़ को प्रभावित करने वाले संबद्ध मामलों पर चर्चा करने में खुशी होगी। हम जूनागढ़ के नवाब को इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव करते हैं। लियाकत अली खान ने उत्तर दिया, आपका टेलीग्राम यह सूचित करता है कि आपकी सरकार ने जूनागढ़ का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है, जो मुझे 10 नवंबर 1947 को प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान सरकार से किसी भी अधिकार के बिना और वास्तव में हमारी जानकारी के बिना राज्य प्रशासन को अपने हाथ में लेने और भारतीय सैनिकों को राज्य में भेजने की आपकी कार्रवाई का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तान क्षेत्र का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। भारतीय सैनिकों के आगमन के बाद जूनागढ़ में मुसलमानों की व्यापक हत्या, बलात्कार और लूटपाट की खबरें आई। जूनागढ़ के कई मुसलमान पाकिस्तान की ओर पलायन करने लगे। भारत द्वारा जूनागढ़ में प्रशासन संभालने के बाद भारत के कानून मंत्रालय ने कहा कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय जनमत संग्रह द्वारा अन्याय नहीं किया गया था और जूनागढ़ अभी तक भारत में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन भारत जनमत संग्रह के लिए आगे बढ़ा क्योंकि उसे विश्वास था कि परिणाम उसके पक्ष में होगा।
बाद का घटनाक्रम। भारत सरकार द्वारा 6 महीने के प्रशासन के बाद 1 जून 1948 को जूनागढ़ के प्रशासन के लिए 3 नागरिक सदस्यों शामल दास गांधी, दयाशंकर दवे और पुष्पाबेन मेहता को शामिल किया गया। सौराष्ट्र की संविधान सभा के लिए जूनागढ़ क्षेत्र के 7 निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव दिसंबर 1948 में घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए और उन सभी ने जूनागढ़ राज्य को सौराष्ट्र राज्य के साथ विलय करने के लिए मतदान किया। यह विलय जनवरी 1949 में पूरा हुआ। 1 नवंबर 1956 को सौराष्ट्र राज्य का बॉम्बे राज्य में विलय कर लिया गया। 1960 में बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के भाषाई राज्यों में विभाजित किया गया था और जूनागढ़ जिला अब गुजरात के ज़िले में से एक है। प्रश्न नंबर 5 है, हैदराबाद राज्य के गठन को समझाइए। तो इसमें निजामी राजकुमारी और हैदराबाद आंदोलन, गोलकुंडा रियासत का विलय, 2 ही पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हैदराबाद के इतिहास तथा इसके भारत में विलय को समझाइए। 7वां क्वेश्चन है, हैदराबाद की केस स्टडी कीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था और विकास की दृष्टि से, राजनीति और सरकार। गोवा की केस स्टडी कीजिए। गोवा की केस स्टडी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुसार गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने सुंदर समुद्री बीच के लिए प्रसिद्ध है। गोवा पर पुर्तगालों ने 450 वर्ष शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को भारत प्रशासन को सौंप दिया। गोवा के दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा नामक 2 ज़िले हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी गोवा की प्रमुख भाषाएं हैं। गोवा अपनी सुंदर समुद्री किनारों, पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों तथा मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित प्रस्तुत है। स्थिति: गोवा भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। भूगोल: यह एक छोटा सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की समुद्री किनारों की लंबाई लगभग 101 किलोमीटर है। राजधानी: गोवा की राजधानी पणजी है। भाषा: कोंकणी तथा मराठी गोवा की प्रमुख भाषाएं हैं। इंग्लिश भी यहाँ पर बोली जाती है। पर्यटन: गोवा भारत में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर सुंदर समुद्री किनारे, पेमेंटो बीच और पेमेंटो पार्टी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक धरोहर: गोवा भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विरासत के मामले में बहुत समृद्ध है। यहाँ पर पोर्तुगीज, हिंदू और कैथोलिक सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण है। गोवा के विशेष धार्मिक त्यौहार, फेस्टिवल और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी खूबसूरत होते हैं। पर्यटन स्थल: गोवा में अनेक पर्यटन स्थल हैं जैसे कि अगुड़ा फोर्ट, दूधसागर झरने, बसिलिका ऑफ बॉम जीसस तथा बोंदला विलाज उद्यान यह पर्यटकों के बीच मशहूर है। खाद्य संस्कृति: गोवा की अनूठी खाद्य संस्कृति भी है। यहाँ पर समुद्री भोजन तथा स्वादिष्ट सांस्कृतिक व्यंजनों में सुगंधित मसालों का उपयोग किया जाता है। गोवा का सरकारी तंत्र भारतीय संघ के अंतर्गत चलता है और गोवा विधानसभा में प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार गोवा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो कि पर्यटकों को अपनी सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने के लिए प्रसिद्ध है। गोवा का इतिहास तथा भारत में इसके विलय को समझाइए। छोटा सा ही है ये आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, कश्मीर के भारत में विलय कैसे हुआ समझाइए। कश्मीर एक
कश्मीर का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष स्थान है। ये भी आप लोग पढ़ लेना क्योंकि एक वीडियो में नहीं होगा इतना, 4-5 यूनिट है। कश्मीर की केस स्टडी कीजिए, ठीक है। अब इकाई 2 पे आते हैं पहले तो अभी हम। तो इकाई 2 की बारी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयाँ क्या है, इनके कार्य लिखिए। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विश्व व्यापार संगठन, नाटो, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संगठन। औपनिवेशिक प्रशासन क्या है उसका भी आंसर दिया हुआ है। और औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयाँ क्या है और इसके भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। भारत में राज्यों की राजनीति में औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयों के कार्य लिखिए। इसका ये आंसर है राज्य नीति आयोग, राज्य उपनिवेशिक संगठन, राज्य वित्त आयोग, राज्य जिला प्रशासनिक इकाइयाँ, राज्य स्वास्थ्य विभाग, राज्य पुलिस, राज्य सामाजिक कल्याण विभाग, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य खेल और युवा मामले विभाग, राज्य पुलिस बल। प्रश्न नंबर 3 हमारा, राज्यों के पुनर्गठन से क्या आशय है, पुनर्गठन से के क्या उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राज्यों के पुनर्गठन के तहत कौन कौन से मुद्दे शामिल होते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाषाई तथा सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक असमानताएं, ऐतिहासिक दावे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक दक्षता, अंतर्राज्यीय विवाद, संसाधन आवंटन, बुनियादी ढांचे का विकास, प्रवासन एवं पुनर्वास, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन, जनता की राय और स्वीकृति, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव, वित्तीय निहितार्थ। और 15वां नंबर का है दीर्घकालिक योजना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य क्या है, व्याख्या कीजिए। तो इसके भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भाषाई पहचान, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऐतिहासिक दावे, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक विकास, राजनीतिक संबंधों पर विचार, संसाधन आवंटन, कानूनी एवं संवैधानिक ढांचा, जनता की राय। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुख्य बिंदुओं को समझाइए। संतुलन अधिनियम, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, विविध परिप्रेक्ष्य, सार्वजनिक भागीदारी, सामाजिक सामंजस्य और प्रशासनिक दक्षता, संसाधन आवंटन, अंतर्राष्ट्रीय विचार, कानूनी और संवैधानिक ढांचा, सतत समीक्षा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राज्य की राजनीति में भाषा, धर्म और पहचान निर्माण की क्या भूमिका है। तो भाषा की भाषाई राज्य पहचान और क्षेत्रीय राजनीति, भाषा आधारित आरक्षण और धर्म के आधार पर सांप्रदायिक राजनीति, अल्पसंख्यक अधिकार, धार्मिक प्रभाव, पहचान निर्णय, जाति आधारित राजनीति, क्षेत्रीय पहचान आंदोलन, अंतर विभागीयता। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। नेशनल कांग्रेस, असम गण परिषद, अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कणगम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम। तेलुगु देशम। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीयता का प्रभाव संक्षेप में बताइए। अब बारी आती है इकाई नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय राजनीति को क्षेत्रवाद किस प्रकार प्रभावित करता है, संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो एकीकृत प्रभावशाली तत्वों के बावजूद भारत में पृथकतावाद पनपने के कारण क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, राजनीतिक भ्रष्टाचार, निर्वाचकों में स्थानीय प्रभाव, सस्ती लोकप्रियता पर आधारित संकुचित राजनीतिक प्रवृत्ति का विकास, राजनीतिक खींचतान। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की राजनीति में क्षेत्रवाद की क्या समस्या है, इसने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम और
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा नहीं है। क्षेत्रीयतावाद को जन्म देने के तत्व भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातिवाद, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। ठीक है, उसके बाद और कुछ डिटेल दी है। क्षेत्रीयतावाद की समस्या का समाधान भी दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 3 की बारी है। क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय पहचान क्या है? भारत और राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के कारकों एवं इसके योगदान का वर्णन कीजिए। तो भारत और राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान, ऐतिहासिक कारक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्वायत्तता, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिवृत्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता, संसाधन वितरण, राजनीतिक गठबंधन, क्षेत्रीय आंदोलन। निष्कर्ष भी दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। कुछ अथवा क्वेश्चन है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और जो आंसर है हमारा वो ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। भारत में राज्यों की राजनीति की रुचियाँ और आकांक्षाएं पर एक लेख लिखिए। तो ये है शासन और विकास, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास, कानून और व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एवं राजनीतिक समावेशन, राजनीतिक शक्ति एवं स्वायत्तता, पर्यटन हेतु बेहतर कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वर्तमान भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व के रूप में जाति की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा भारतीय राजनीति में ने जाति को प्रभावित किया है। इसका मैंने अथवा पढ़ रही हूँ। वर्तमान भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व के रूप में जाति की भूमिका को संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, इसका आंसर है ये, जो कि थोड़ा बड़ा है लघुत्तरी के दृष्टि से। जातिगत ध्रुवीकरण क्या है और यह भारत में राज्य की राजनीति में कैसे प्रकट होता है? उसका आंसर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। सामुदायिक ध्रुवीकरण की अवधारणा क्या है? चुनावी गतिशीलता पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। धार्मिक और जातीय पहचान, राजनीतिक शोषण, धार्मिक उग्रवाद, सांप्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषण और प्रचार, अलगाव, सांस्कृतिक अलगाव, कानूनी तथा राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक असमानताएं, पहचान आधारित राजनीति, शैक्षणिक प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय कारक। भारतीय प्रजातंत्र को जातिवाद ने किस प्रकार प्रभावित किया है? विवेचना कीजिए। इसका आंसर है जाति का सूक्ष्म विश्लेषण और जातिवाद का वृहद विश्लेषण। अब प्रश्न नंबर 10 की बारी है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके भी कुछ 3 अथवा के क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। और इसका कुछ आंसर इतना बड़ा है। प्रश्न नंबर 11 हमारा, कृषि राजनीति क्या है? यह भारतीय राज्य की राजनीति को क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके कुछ पॉइंट है। भारत में कृषि राजनीति में हालिया घटनाक्रम, तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय राज्यों की राजनीति में कृषि राजनीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। अब क्षेत्रीयतावाद को जन्म देने वाले तत्व बताइए। भौगोलिक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तत्व, जातिवाद, धार्मिक उग्रता। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद पनपने के कारण बताइए। 3rd क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों को समझाइए। 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीयतावाद की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। 5th क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करता है।
6 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है, समझाइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता की समस्या में के 3 कारण बताइए। अब बारी आती है यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलीय प्रणाली के प्रमुख दोष क्या है, इन दोषों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो ये रहा इसका डिटेल में आंसर, जो कि आप लोग आराम से पढ़ के और आराम से पढ़ सकते हैं, और इसमें से पूरा नहीं लिखना होता है, जितना आपको लगे उतना ही लिखना, उतना भी ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं लिखना होता पेपर में, दूर दूर लिखना और आराम से अच्छी राइटिंग से लिखना, अपने आप नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारतीय दल व्यवस्था के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो ये रहा उसका आंसर। अब आता है प्रश्न नंबर 3 हमारा, भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रारंभ और विकास के बारे में आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारतीय दल पद्धति में वर्तमान में विकसित गठबंधन और पुनर्गठबंधन की राजनीति का संक्षेप में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारत में साझा सरकारों की राजनीति का मूल्यांकन कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 6 हमारा, वे सामान्य मुद्दे कौन से हैं जो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का कारण बनते हैं। ये इतने मुद्दे दिए हुए हैं, आराम से पढ़ना। एक बार पूरा वीडियो देख लेना आराम से, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव व खिंचाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये रहे उनके मध्य तनाव के खिंचाव का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारत में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच विवाद के बिंदु क्या है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारतीय संघ में केंद्र व राज्य के विधायी संबंधों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारतीय संघ में केंद्र व राज्य के विधायी संबंधों का परीक्षण कीजिए। इतना लंबा आंसर है इसका, वो समझने के लिए है, आप समझ लेना, फिर उसके बाद आपके हिसाब से आंसर लिखना। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भारत में राज्यों की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय दल प्रणाली की 4 विशेषता का वर्णन कीजिए। 4 विशेषताएं दी हुई है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सरकारी आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सरकारिता आयोग के संदर्भ में अंतर्राज्यीय परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 4th क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद की वास्तविक स्थिति लिखिए। 5th क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ बताइए। 6th क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 7th क्वेश्चन है, राज्यपाल के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ बताइए।
और 9th क्वेश्चन है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। अब बात आती है लास्ट इकाई, जो कि इकाई 5 है। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं, इन विवादों के विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा नदी जल विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मूल कारणों की व्याख्या कीजिए। इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए। मूल कारण अलग से दिए हुए हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में हुए विभिन्न अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय विवादों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, लोक कल्याणकारी नीतियाँ क्या है, इन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन सी लोक कल्याण नीतियाँ तथा कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाएं नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, समझाइए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि क्या गरीबी हटाओ का नारा महज चुनावी है। ये इसका आंसर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है, भारत में खाद्य सुरक्षा की सार्वजनिक सेवा नीतियाँ कौन कौन सी है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में राज्य की राजनीति में महिला सशक्तिकरण हेतु बनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में राज्य की राजनीति में सशक्तिकरण पर एक लेख लिखिए। भारत में सशक्तिकरण से संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक सेवा नीतियों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि अभी हमारी पूरी राजनीति विज्ञान, जो कि BA थर्ड ईयर का माइनर सब्जेक्ट है, उसका पूरा डिटेल, पूरा एकदम कुछ भी नहीं छूटा है, वो सब मैंने इसमें बता दिया है। पूरी 5 जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका काम ये है कि जो मैंने डिटेल में नहीं बताया है, जिसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के एकदम पढ़ के नहीं बताया है क्वेश्चंस के आंसर, उन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को फुकट में 90-100 रुपये बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है 2020 ख़रीद के। तो आपको लोगों को बस ये वीडियो देखना है, सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और उसके बाद ये बात है कि इकाई 2, 3, 4, 5 सबसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इकाई 2, इकाई 3 ऐसे करके पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों को बस ये ध्यान से पढ़ना है और आप लोगों को कुछ भी नहीं छूटेगा। सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, बस आप लोगों को ये पढ़ के जाना है। पेपर अच्छा जाएगा, अच्छे परसेंट बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियोस पे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं और मेरे वीडियोस में क्या कमी हो रही है जिससे मैं और सुधार कर सकती हूँ। और जिस सब्जेक्ट की मेरे पास 20 प्रश्न नहीं है वो तो मैं नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मैंने वैसे ही बहुत सारे 20 प्रश्न खरीद चुकी हूँ। अब मेरे पे ना बजट नहीं है और ख़रीदने का, तो जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।